हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 10th क्लास का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके दूसरे पार्ट की। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ पे पहले पार्ट का लिंक जो है आपको मिलेगा। पहले उसको देखिए, देखने के बाद इसको देखिएगा, अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दूसरे पार्ट का जो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, अब इसको देखते हैं। इसे समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे पिछले वाले वीडियो जो पार्ट 1 है उसका लिंक होगा, उस पर जाके पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने पहले पार्ट में क्या समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें कोई पदार्थ अकेले होता है या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। ये होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताएं, जैसे हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर क्या देखें हमने कि ये दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का क्या किया है, निर्माण किया है। तो ये हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि तीर निशान के बाईं तरफ जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिनका निर्माण होता है उन्हें हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये हुआ अभिकारक या प्रतिकारक, और ये हुआ प्रतिफल या उत्पाद। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाते हैं, थोड़ा उसको समझ लीजिए, उसके बाद ये आसान लगेगा। वो छोटा सा टॉपिक है अणु के बारे में। तो अणु समझने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो होता है किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन या लिख रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है ना। अब एक चीज जान लीजिए, अणु का निर्माण कैसे होता है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब अणु का निर्माण होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे H2 लिख दें तो ये हाइड्रोजन का अणु हो गया। फिर जैसे ऑक्सीजन का अणु बनाना है तो O2 लिख दें या O3 लिख दें, तो ये जो हुआ ऑक्सीजन का अणु हुआ। यानी अणु कब बनता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तब। तो अणु में समझ लीजिएगा और परमाणु में समझ लीजिएगा। जब कोई अकेले होगा तो परमाणु है, और दो या दो से अधिक मिल के आ गया तो वो अणु है। सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसी आधार पे इसे हम लोगों को समझना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या बताती है कि कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो प्रतिफल या उत्पाद का निर्माण करने से पहले सबसे पहले वो क्या होता है कि अपने परमाणुओं में टूटता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन का अणु हुआ। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अणु O2 हुआ, और ये जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। जल का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन का क्या है, अभी बताया है H2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का ये क्या हुआ? अणु। और ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का अणु। तो हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन के अणु जब ये मिल करके जल का निर्माण करने जाते हैं तो सबसे पहले अणु जो है वो अपने परमाणुओं में टूटता है, यानी H ये अपने परमाणु में टूटेगा। फिर ये ऑक्सीजन भी जो है अपने परमाणु में टूटेगा, यानी O ये आयन के साथ टूटेंगे, और टूटने के बाद क्या होंगे कि ये फिर आपस में एक दूसरे से संयोग करके तब जो है ये प्रतिफल या उत्पाद या किसी नए पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो यही है आपके रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। बस इतना ही ध्यान रखिए कि कोई भी अणु पहले अपने परमाणु में टूटता है, और टूटने के बाद जो है वह फिर से संयोग करता है, और संयोग करके तब किसी प्रतिफल या उत्पाद का निर्माण करता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि।
आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो अगला हम लोगों का टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहला इसका विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है, यानी दैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति होती है। ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अवक्षेप का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप जो है बनता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो गैस की भी उत्पत्ति हो सकती है या अवक्षेप भी बन सकता है। तीसरा है रंग परिवर्तन, चेंज इन कलर। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो है कलर में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। चौथा है ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो ताप में भी परिवर्तन होता है। और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उनकी अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जिंक यानी कि जस्ता जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मतलब सोडियम क्लोराइड को जल में घोल के और सिल्वर नाइट्रेट से इसकी अभिक्रिया कराएं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना, ये अवक्षेप के रूप में बन जाता है, अवक्षेप बनता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन कलर। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे आयरन को ले लीजिए, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए तो आयरन सल्फेट बना देगा। पहले यहां पे था कॉपर सल्फेट, ये आपका विलयन था, यानी सॉल्यूशन था, तो इसका कलर पहले कुछ दूसरा था। लेकिन जब इसमें हम आयरन को डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना देगा और आयरन सल्फेट विलयन के रूप में प्राप्त होगा, जिसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर जो है चौथा है ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। देखिए यहां पे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, या इसको कली चूना भी कहते हैं। ये जब चूना को आप लोग देखते होंगे कि घर में दिवाली का जब मौसम आता है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, घर जो है लोग पेंट पोचारा करते रहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, उसको पानी में डालते हैं। तो आप खुद देखे होंगे कि जब उसको पानी में डाला जाता है तो उसमें से ताप की उत्पत्ति होती है, कुछ वाष्प के रूप में ऊपर जो है भाप टाइप का, कुछ धुआं टाइप का निकलता रहता है, वो क्या है, ताप की उत्पत्ति। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ताप उत्पन्न करता है। तो ताप में परिवर्तन भी हो जाता है, यानी पहले जो था कैल्शियम ऑक्साइड जल, ये जब दोनों अलग अलग था तो किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर वहां पे नहीं था। ठीक है ना, टेम्परेचर था जो है हमारा एटमॉस्फेरिक, जो मतलब कि वायुमंडलीय जो तापमान था वो था। लेकिन जब इसको जल में मिलाएं तो ऑटोमेटिक जो है ज्यादा मात्रा में ताप की उत्पत्ति हो जाती है। और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कभी कभी अभिक्रियाएं जब होती हैं तो द्रव से ठोस भी बन जाते हैं, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में भी चले जाते हैं, या कभी कभी जो है वो सॉलिड से लिक्विड में भी आ जाते हैं, या लिक्विड से गैस भी बन जाते हैं, या सॉलिड से गैस बन जाते हैं। तो कई तरह की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन स्टेट होता है, स्टेट में चेंजिंग होती है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक क्या है, सॉलिड यानी ठोस है। जब उसको जलाइएगा तो वो मोम के रूप में पिघल कर गिरने लगेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अवस्था में यानी कि स्टेट में चेंजिंग हो गया। ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो यही है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, यानी कि गैस की उत्पत्ति हो सकती है, अवक्षेप बन सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, और अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। कब, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तब।